हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जैसे छात्रों के जन आंदोलन ने सरकार को वैकेंसी निकालने पर मजबूर कर दिया और आगामी 15 दिसंबर से आपकी परीक्षाओं को आयोजित कराने की घोषणा की है सरकार ने। इसी के चलते हमने आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के छात्रों के लिए एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जीके और जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। आपकी तैयारी को बेहतर बनाना और आपका सिलेक्शन ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। कई बार आपकी परीक्षाओं में दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें जानना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। अभी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी एमपी पुलिस की तैयारी को और भी बेहतर बनाएं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर दोस्तों। हमारा आज का प्रश्न है 11वां प्रश्न है हमारा। 10 तक हमने कल पढ़ लिया था। 11वां प्रश्न है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। दोस्तों, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार जो हैं ये भारत के एक प्रसिद्ध रेसलर हैं। आप सभी जानते भी होंगे इन्हें। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने हमारे देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने जो है हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल जीता था और कुश्ती से संबंधित है ये। और इनकी बात की जाए तो ये कहाँ से संबंध रखते हैं, किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो इनका संबंध जो है दिल्ली से है। तो हमारा जो प्रश्न है कि ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं डी, कुश्ती से। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा कही जाने वाली नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो कई बार हमसे परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कितने राज्यों से होकर बहती है। तो ये जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। इसकी टोटल लेंथ की अगर हम बात करें, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर। कई बार हमसे परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं, या आपको क्वेश्चन दे देता है कि ये जो शहर है, पर्टिकुलर शहर जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया कि जबलपुर जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये तो नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, ओमकारेश्वर, मंडला और बहुत सारे और कई इंपॉर्टेंट शहर हैं जो नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें हमें याद रखना है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि नर्मदा नदी जो है ये किस स्थान से निकलती है, तो ये निकलती है ए, अमरकंटक से। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि किस शहर को दुनिया की इस्पात राजधानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया और ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो हैं इनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये जो इस्पात राजधानियाँ हो गई या फिर दुनिया की शीत राजधानी किसे कहा जाता है, इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो पूछा गया क्वेश्चन है कि किस शहर को दुनिया की इस्पात राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो पीटर्सबर्ग जो है दोस्तों ये अमेरिका का एक शहर है। बेसिकली अमेरिका का जो पेंसिल्वेनिया राज्य है इसका दूसरा सबसे बड़ा शहर है पीटर्सबर्ग, और इसे जो है दुनिया की इस्पात राजधानी यानी स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें जो है हमें याद रखना है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि दुनिया की इस्पात राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ए, पीटर्सबर्ग को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी पर सबसे बड़ा झरना पाया जाता है। दोस्तों, शरावती नदी जो है ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी की अगर हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट से बहती है या पश्चिमी घाट से निकलती है। ये नदी जो है ये मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में बहती है और इसी नदी पर भारत का सबसे बड़ा झरना अवस्थित है, जिसे जोग या गरसुप्पा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बहुत रिसर्च की मैंने। ये जो जोग फॉल है
कई और भी फॉल हैं और भी हमारे यहाँ देश में बहुत सारे झरने हैं जो कि इससे ज़्यादा ऊंचाई रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट किसे मान रही है, किसे सबसे ऊंचा मानती है, तो बहुत सारे आंकड़े मैंने पता किए, उसमें हमें ये पता चलता है कि जो गरसोप्पा या जोग है जो कि शरावती नदी पर अवस्थित है झरना, ये जो है ये भारत का सबसे बड़ा झरना है। पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा झरना कहाँ है, तो आपको पता ही होगा कि वेनेजुएला में जो एंजल फॉल है ये दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों, जो अपने एंजल फॉल की, तो इसकी ऊंचाई है लगभग 979 मीटर, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहा जाता है कि जब पानी यहाँ से गिरता है दोस्तों तो नीचे पहुँचते पहुँचते वो धुआं हो जाता है, इतनी ज़्यादा ऊंचाई। 1 किलोमीटर में ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर कम है, तो कितनी ज़्यादा हाइट होती होगी आप खुद ही समझ सकते हैं। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि भारत की किस नदी पर सबसे बड़ा झरना पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डी, शरावती नदी पर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। दोस्तों हमारे संविधान का जो भाग 3 है इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में इनकी संख्या 6 हो गई है, क्योंकि अनुच्छेद 31 या आर्टिकल 31 जो पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे निरसित कर दिया गया और वर्तमान में अनुच्छेद 300A आर्टिकल 300A में जो है संपत्ति के अधिकार को वर्णित किया गया है, जो कि एक विधिक अधिकार हो गया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कानून जो है, हमारे देश का जो कानून है, इसकी नज़र में हमारे देश का जो हर एक नागरिक है वो समान होता है। तो हमारा जो प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, तो इसका सही उत्तर है बी, कानून के समक्ष सभी एक समान है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों महाबलीपुरम के तटीय मंदिर जो हैं ये बंगाल की खाड़ी पर अवस्थित हैं। इन मंदिरों को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। इन मंदिरों का संबंध जो है दोस्तों ये 8वीं शताब्दी से है और ये द्रविड़ियन वास्तुकला के शानदार नमूने हैं। यहाँ पर 3 मंदिर है, जिसमें बीच का जो मंदिर है ये भगवान विष्णु का मंदिर है और जो बाकी के 2 मंदिर हैं आजू बाजू वाले ये जो है शिव मंदिर हैं। तो इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इन मंदिरों का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। अगर आपको याद हो, जब अक्टूबर 2019 में चीनी प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, चीनी राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग ये भारत की यात्रा पर आए थे, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, इनकी जो मुलाकात हुई थी ये यहीं पर हुई थी, महाबलीपुरम में ही हुई थी। तो ये फैक्ट जो है इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इनसे ही सीधे हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा गया है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था डी, नरसिंह वर्मन सेकेंड ने। अगला प्रश्न है हमारा, किसे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों हमारे देश के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक निर्बाध रूप से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार से किसी धर्म को मानने से नहीं रोका जा सकता है। संविधान का जो हमारा अनुच्छेद 25 है, तो 25 से लेकर के 28 अनुच्छेद तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो इन्हें भी हमें याद रखना है। प्रश्न पूछा है किसे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो ये दी गई है सी, सभी भारतीय नागरिकों को। हमारा अगला प्रश्न है कि पहली सार्वभौमिक परिषद किस वर्ष भरी गई थी? तो दोस्तों पहली सार्वभौमिक परिषद जो है ये वर्ष 1893 में भरी गई थी। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। दरअसल आपको याद हो कि 1893 में विश्व धर्म संसद हुई थी। जो 1893 में विश्व धर्म महासभा हुई थी, ये उसी के बारे में पूछ रहा है, जो कि अमेरिका के शिकागो में आयोजित की गई थी। इस महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और जैसे ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया और कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों,
पूरा जो सभागार था, जो पूरी सभा थी, ये तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी थी। अगर आपने उनका ये भाषण नहीं पढ़ा है, नेट पे ये भाषण उनका पढ़ा हुआ है, मेरा ये मानना है कि हर एक भारतीय छात्र को जो है इनका ये भाषण पढ़ना चाहिए और एक बार तो हमें जरूर ही इनका ये भाषण पढ़ना चाहिए। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में पूछा है कि पहली सार्वभौमिक परिषद किस वर्ष भरी गई थी, तो ये भरी गई थी डी 1893 में। हमारा अगला प्रश्न है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है। दोस्तों, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। नाम से ही स्पष्ट होता है, महादेव आ रहा है तो महादेव शंकर जी को कहा जाता है। तो अगर आता है आपके में ये क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत होइएगा। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों, और राजा छत्रसाल के नाम पर जो है इस जिले का नाम छतरपुर रखा गया था। यूनेस्को ने जो है वर्ष 1986 से खजुराहो को विश्व विरासत स्थल घोषित किया हुआ है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो जो चंदेल राजा थे यहाँ पर, इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो इतने सारे फैक्ट जो है इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिए। प्रश्न में पूछा है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये समर्पित है सी शंकर भगवान को। अगला प्रश्न है हमारा कि राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप कबड्डी देखने और कबड्डी खेलने के शौकीन हैं तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली पता ही होगा। राइडर कबड्डी से जुड़ा एक शब्द है। जो खिलाड़ी दूसरी टीम पर रेड मारने जाता है उसे राइडर कहा जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो एशेज, रबर बैट, डेड बॉल, फाइन लेग, विकेट, विकेट कीपर, मिड ऑफ, मिड ऑन, चाइनामैन, इन स्विंग, शॉर्ट पिच, क्रिकेट से जुड़ी हुई प्रमुख शब्दावलियां हैं। और एस बार्स, एरियल ब्लॉक्स, कोन ऑफ स्विंग, प्लेयर्स, पेडोनोवा, जिम्नास्ट, ये जिम्नास्ट से रिलेटेड शब्द हैं। एस बैकहैंड स्ट्रोक, ड्यूस, हाफ वाली, डबल फॉल्टर, ग्राउंड स्ट्रोक, टेनिस से रिलेटेड प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, तो इन्हें भी हमें याद रखना है। वैसे तो बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं, अगर आप मुझे कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेकर के आऊँगा जिसमें हम सभी खेल प्रतियोगिताओं की जो प्रमुख शब्दावलियाँ होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है हमारा आज का लेसन। अब हमने जो है 11 से लेकर के 20 तक किए हैं। कल की हमारी जो सीरीज रहेगी उसमें भी हम 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और मैं यही प्रयास करूँगा कि जब आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है उसके पहले ही हम जीके और जीएस के सभी प्रश्न पूरे कर लें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। और आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।